हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम का हो, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब देखो, बीपीएससी की जो फेज़ 2 की वैकेंसी है ये अच्छी खासी वैकेंसी है। और यहाँ पर जो फेज़ 1 में जिनका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि दुःख सबको होता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जुनून के साथ आपको लग जाना है, ताकि आपकी जो सेकंड वाली वैकेंसी है बिहार टीचर की, इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। पहली वाली में नहीं हुआ, छोड़िए, उसकी कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीपीएससी प्रिपेयर सॉल्व करने से आपको ये आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन-किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ये रियल क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व कराएँगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये कंप्लेन रहती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, आज का हमारा 101वां नंबर है, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे हमने अगले पार्ट में करा दिए हैं। जो पीछे वाले पार्ट्स थे, पार्ट नंबर 5 तक हमने करा दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं पार्ट 5 देखना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेयशैल रचना है। यानी कि अंतर्भेदी जो आग्नेयशैल की रचना है वो कौन सी चट्टान कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, लैकोलिथ भी है और बेलोलिथ भी है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा फ्रेंड्स, आज का 102 नंबर का है। अब भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, यानी कि देखो 2021 की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान से देखना है, के अनुसार भारत में वातावरण का प्रतिशत कितना है। तो देखो यहाँ पर अभी रिपोर्ट तो आई नहीं, 21 वाली है। तो जैसे जनगणना से रिलेटेड है जो रिपोर्ट है, वो 2011 की ही चल रही है अभी, क्योंकि अभी नई वाली जनगणना हुई नहीं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कितने वनावरण प्रतिशत है, यानी कि हमारे भारत में कुल कितने प्रतिशत पर, जैसे मान लो कि ये पूरे का पूरा अर्थ है हमारी, ये मान लो कि इंडिया है पूरी, तो इसमें से कितना परसेंट जो है वो केवल वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, वन क्या है। तो देखो, वन के बारे में बोल रहा है, तो वन है क्या। तो यहाँ पर देखो, जैविक समुदाय, वनस्पति समुदाय या पारिस्थितिकी समुदाय। तो ये है यहाँ पर जैविक समुदाय। अब जैविक समुदाय क्या होता है कि जिसमें से एक साथ मिलकर के कई सारे जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, वो पूरा पूरा जैविक समुदाय कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, पेड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही वन की बात, यानी कि जंगलों की बात हो रही है। तो वहाँ पर अगर जंगल होगा, तो जब जंगल होगा कोई भी, तो उस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे भी होंगे, और पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी होंगे, झीलें भी हो या तालाब होंगे, ऐसे करके। तो इस वजह से क्या है कि हर एक प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। तो इन सबको मिला करके हम बोल देते हैं यहाँ पर जैविक समुदाय। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैविक समुदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट है हमारा, और इस क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर सेंटेंस में, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है। अगर कोई प्रजाति है, वो जैसे कि आप डायनासोर मान लो, वो विलुप्त हो रही है, तो उसका कारण है क्या। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण यही है कि प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है, यानी कि जहाँ पर वो रहने का उनका स्थान है वही उजाड़ दिया जा रहा है। जैसे जंगल है यहाँ पर, और जंगलों में रहते हैं जैसे कोई बहुत सारे जीव हैं, तो जंगलों को ही अब काट दिया जा रहा है। तो जब जंगल ही कट जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, तो उनका आवास जो है वही छिन रहा है। तो प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है, इस वजह से भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज का हमारा 105वां नंबर है, और यहाँ पर बोला जा रहा है इसमें, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी कि जो मैंग्रोव वन है वो पाए कहाँ पर जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं ज्वारनद मुख में। अब यहाँ पर देखो, ज्वारनद मुख आपके मन में आ रहा होगा कि ज्वारनद मुख होता क्या है और मैंग्रोव वन क्या होता है। तो देखो फ्रेंड्स, जो मैंग्रोव वन होता है, इनको मैं इमेज में समझा देता हूँ आपको दिखाकर। तो देखो फ्रेंड्स, ये होते हैं मैंग्रोव वन, जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये ऊपर से नीचे तक, ये इनकी जड़ें होती हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं। और ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, ये खारे जल में होते हैं, आपको ये याद रखना है। यानी कि इनके लिए खारा पानी चाहिए, और खासकर ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर कोई नदी होती है बड़ी सी, वो किसी समुद्र में आकर के मिलती है, तो उसके मुहाने पर ही ये होते हैं। अब जैसे देखो, मुहाना कैसा होता है,
अब जैसे देखो मुहाना होता है कि जैसे कोई नदी है, ये जैसे देखो ये नदी जा रही है ये वाली, अब नदी जाकर ये इस जगह पर मिल गई समुद्र से, तो जब समुद्र से मिल जाएगी तो ये जो एरिया कहलाएगा इसका ये वाला हो जाएगा मुहाना। तो यहाँ पर क्या होता है कि नदियाँ बहुत सारी समुद्र में मिलती हैं और अलग-अलग टाइप की नदियाँ होती हैं, कोई खारी होती हैं, कोई मीठे पानी की और ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो खारे पानी की हमारे विश्व में, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर इस वजह से क्या है कि जहाँ पर ये ज़्यादा होता है, अब ये मत सोचना आप कि यहाँ तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं हर जगह नहीं होते। जहाँ पर उनका टेम्परेचर या जहाँ पर उनकी जलवायु है, वो पर्याप्त मात्रा में होती है, वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये मैंग्रोव वन इस प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट है और बोला जा रहा है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है? यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश है और 0 डिग्री देशांतर है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अटलांटिक महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है यहाँ पर होते हैं। तो ये यहाँ पर होता है 180 ऐसे करके लाइन खींची होती है, ये सारी हो जो होती हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो होती हैं इनको हम बोलते हैं क्या? कर्क रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं नीचे वाली को मकर रेखाएं, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं वो कर्क रेखाएं होती हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ऐसे जाती हैं वो होती हैं मकर रेखाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना होता है, तो ये भी बात सही है, तो राइट हो जाएगा ए। और पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। और बोला जा रहा है पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है, यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो गहराई है बाहर की तुलना में देखें तो ज़्यादा है, तो ये बात भी सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? तो विवर्तनिक गति से कौन सी आकृति बनी है ये हमें बताना है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो बने हैं वो भी बने हैं इससे, क्योंकि ज्वालामुखी जब ऊपर से आती है ना ऐसे करके, तो ये पर्वत जो बन जाते हैं ऊपर वो भी इसी से बने हैं। और भ्रंश वलय जो भ्रंश घाटियां होती हैं यहाँ पर जो ऐसे ऐसे शेप बन जाते हैं पहाड़ों पर, तो वो भी क्या होते हैं यहाँ पर ये भी बने हैं उसकी वजह से। और यहाँ पर ए और बी दोनों से ही हो जाएंगे, तो हम कहेंगे उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करेक्ट आंसर राइट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट, पारिस्थितिक आला यानी कि निच क्या संदर्भित करता है? तो जो निच होता है वो क्या क्या बताता है? तो यहाँ पर ये बताता है पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका क्या है, ये हमें यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रियल क्वेश्चन पेपर है, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं बीपीएससी का, वो रियल क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ऊर्जा को वातावरण से परावर्तित होती है, यानी कि जो ऊर्जा है जो ऊर्जा वातावरण से परिवर्तित होती है, परावर्तित होती है, यानी कि टकरा करके वापस आती है, तो उस ऊर्जा में क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर वातावरण को गर्म नहीं करती है, ये बात सही है। तो वातावरण से ऊर्जा आ तो जाती है लेकिन उसको वो गर्म नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा गर्म नहीं करती है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बोला जा रहा है इसमें किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है? यानी कि जो अल्बेडो है किसी सरफेस का नाम, तो उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मतलब होता है सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं अल्बेडो, ठीक है। तो सौर विकिरण जो भी आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित करती है, उसकी जो क्षमता होती है उसी को हम बोल देते हैं अल्बेडो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का, लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है अभी तक, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। तो वीडियो को लाइक कर देना है आपको, ये उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको मैंने छोटा कर दिया है क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, पूरा स्लाइड में नहीं आ पा रहा है। वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण, यानी कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो इसका टेम्परेचर पड़ रहा है पूरी दुनिया का ऊपर एटमॉस्फेयर का, तो इससे होगा क्या?
तो इससे देखो गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि हर जगह तापमान बढ़ ही रहा है। तो ध्रुवीय बर्फों की चोटियां, यानी कि यहाँ से भी आप देख सकते हो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर जगह बढ़ेगा क्योंकि वैश्विक तापमान की बात हो रही है। तो ध्रुवीय बर्फ की चोटियां और ग्लेशियरों का पिघलना, यानी कि बर्फ की जो चोटियां हैं ऊपर पहाड़ों पर, हिमालय पर, तो धीरे धीरे करके पिघलेंगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बर्फ तो पिघलेगी ही। और जब बर्फ पिघलेगी तो उससे क्या होगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो जल स्तर है समुद्र का वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा और जल स्तर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर बढ़ भी रहा है कि आप देख रहे होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके बारे में आप पढ़ लेना, तो देख लेना कितने वहाँ के जो द्वीप हैं छोटे छोटे वो डूब चुके हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से हुआ है क्योंकि समुद्र के स्तर में वृद्धि हो गई है। तो इसमें तीनों सही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम कहेंगे उपरयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात कर लें तो जो दबाव होता है वो कहलाता है यहाँ पर फ्रेंड्स आंक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये होता कैसे है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि निम्न दबाव हो जाता है और जो पानी है वो घूमने लगता है, ऐसे ऐसे करके ये पानी घूमने लगता है। घूमने से क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है दबाव हो जाता है कम, और इस वजह से ये जो बन जाता है फिगर बन जाता है, ये आँख का बन जाता है और इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये आँख कहलाता है, ये वाला जो एरिया होता है और इसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? तो नवीनीकरणीय का मतलब होता है कि जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं वो संसाधन कहलाता है नवीनीकरणीय। अब तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो नवीनीकरण हैं क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं। वन्य जीव जो हैं वहाँ पर वो भी वहीं पर खाते हैं और जो वन होते हैं वो भी नवीनीकरणीय में ही आते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? तो सामान्य सुलभ का मतलब है जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला हो, वो कौन सा संसाधन है? तो देखो वातावरण में नाइट्रोजन ये भी इतना आसान नहीं है, यूरेनियम भी थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि मिट्टी की जो बात हो रही है वो एकदम आसानी से हमें मिल जाएगा और संसाधन भी है, हम इसका यूज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, तो हम कहेंगे मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट, कृषि की दृष्टि से विषवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? यानी कि अगर हम किसानी के हिसाब से देखें, कृषि के लिए देखें तो विषवतीय क्षेत्र वो कैसा है, इसका क्या महत्व है? तो देखो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं, तो ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर अनेक टाइप की जो फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छी है। अब देखो मिट्टी की खराब गुणवत्ता नहीं है, ये बात गलत बोल रही है। व्यापक वाणिज्यिक कृषि ऐसा भी नहीं है यहाँ पर, तो विविध प्रकार की फसलें हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की टाइप की जो फसलें हैं वो उगा सकते हैं। समझ गए होंगे, राइट आंसर है इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट, बोला जा रहा है इस पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? तो योगदान यहाँ पर देता है, कहाँ की बात हो रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यापक सिंचाई प्रणाली है। वहाँ पर जो सिंचाई प्रणाली उपयोग करी जाती है वो बड़े भारी मात्रा में करी जाती है और इस वजह से वहाँ पर गेहूं का जो उत्पादन है वो काफी अच्छी खासा मात्रा में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बोला जा रहा है इसमें इसमें बोला जा रहा है विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो देखो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि वहाँ पर उत्पादक के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो आसपास के बारे में भी जान लेना है, ठीक है। 2022 में कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक था वो कौन रहा है? तो ये रहा है हमारा चाइना, और जो कि हमेशा से यही रहता है, चाइना ही रहता है। तो फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन कपास का हमारे देश में किस राज्य में होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका सही जवाब आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उष्णोत्तम कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ये जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है वो होती है कपास को और ये होती है चाय को। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हैं, इस वजह से हम कहेंगे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, देखते हैं कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का उत्पादक सबसे बड़ा? देखो अभी पूछा गया था कपास का,
अब पूछ लिया यहाँ पर 2022 में दूध का, तो यहाँ पर उत्पादक एक बार पढ़ लेना, हमने पहले ही बताया है। तो 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो भारत है, वो उत्पादक है, जो कि हर साल जो उत्पादन करता है भारत, वो करता है, भारत ही करता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्पादक। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पूरे देश का, विश्व का कह सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, वो बिहार में लगता है, और बिहार के किस राज्य में लगता है, बिहार के किस जिले में लगता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, अगला पार्ट जो आएगा इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आपको नई नई जो वीडियोज़ हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी और आप सबसे पहले देख भी पाएंगे। तो इससे एक कदम आप दूसरों से आगे ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप यहाँ से समझ गए होंगे आज के पेपर से कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक पर भी हमें फोकस करके चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।